नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग इंडियन इकोनॉमी देख रहे थे। इंडियन इकोनॉमी में हमने कल पहली क्लास ली थी। आज ये हमारी लास्ट क्लास हो गई, ठीक दोस्तों? तो हमने यहाँ तक देखा था पंचवर्षीय योजना हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम देखेंगे आर्थिक आयाम यानी इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए कृषि से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा भारत में कृषि जनगणना आयोजित होती है तो प्रत्येक 5 साल में आयोजित होती है। अगला लिखा एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है माना जाता है तो लघु कृषक माना जाता है दोस्तों। अगला है भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है काशी लालिमा फसल की प्रजाति है तो भिंडी। दोस्तों देखिए ये प्रजातियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी एग्जाम में आ गई हैं इनको तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये मतलब एग्जामिनर के माइंड में यही आएंगी सबसे पहले। जब पेपर बनाएगा तो प्रीवियस ईयर ज़्यादा रखता है और यही रख सकता है, समझ में आया कि नहीं? तो याद रखेंगे काशी लालिमा जो है ये क्या है तो भिंडी की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है पौधों में घूटी लगाने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। अगला देखिए आम सर्वाधिक उत्पादन दिए, इधर फल दिया। आम का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, लीची बिहार में मुजफ्फरपुर आप देखे होंगे, नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर दोस्तों, ठीक? तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन दिया है कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ था, ये कब हुआ था? 1956 में। अगला है गोल्डन क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? बागवानी या शहद से। ग्रे क्रांति किससे संबंधित? उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन या उत्पादन से। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है तो क्या है? तो एपीकल्चर है। अगला कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार कितना था? तो 1.08 हेक्टेयर। अगला भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय स्थित है तो फरीदाबाद में। कहाँ है दोस्तों? फरीदाबाद में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रांति क्षेत्र। लिखा है इंद्रधनुष क्रांति, ये किसी समग्र क्रांति है। इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सारी चीजें आ जाएंगी इंद्रधनुष क्रांति में। अगला है नीली मत्स्य क्रांति, तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। यहाँ मत्स्य अगर ना होता ना, और यहाँ जैसे पीला लिखा तो तिलहन लिखा ही है, तो ये तो मान लीजिए सिंपल हो गया दोस्तों ना। जैसे सफेद दुग्ध, दुग्ध लिखा ही है। देखिए सफेद क्रांति से श्वेत क्रांति पूछे तो दुग्ध से लगाना है, पीली क्रांति पूछे तो तिलहन से लगाना है। पीली सरसों नहीं होती है, सरसों से ही तिलहन होता है। और नीली क्रांति यानी नीला होता समुद्र, समुद्र में होती मछलियाँ यानी मत्स्य से हो जाएगा, ठीक? तो इस तरह इसमें मतलब सिंपल दिया है दोस्तों, इस तरह कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, वरना वो इस तरह पूछता नहीं है जल्दी। अगला है हरित क्रांति से भारत के सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य कौन-सा है? तो पंजाब है, हरियाणा और पश्चिमी यूपी है। दोस्तों अभी जीडीपी आई है नंबर 1 पे नोएडा है, सबसे शीर्ष पे अमीर सबसे ज़्यादा कहाँ है? नोएडा में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक? तो ये दोनों याद रखेंगे, करंट बन जाएगा आने वाले पेट में शायद। अगला दिया कृषि उत्पादन बढ़ावा, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी लक्ष्य हैं तो शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के। अगला हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है गेहूं के उत्पादन में। लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं किया गया है तो तिलहन को। अगला राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है तो तिलहन। अगला नाफेड संबंधित है तो कृषि उत्पादों के विपणन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है तो नाफेड है। अगला हरित क्रांति का सर्वाधिक जो है लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में है तो गेहूं का है दोस्तों। अगला दिया है कि चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है तो भारत में है, लेकिन सबसे ज्यादा चावल दोस्तों चाइना में होता है। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है तो द्वितीय है, ठीक दोस्तों। अगला है माही सुगंधा, तो माही सुगंधा क्या है? तो धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? माही सुगंधा धान की प्रजाति है। अगला बासमती चावल की संकर प्रजाति है तो पूसा RH10, ठीक। अगला धान की उत्पादकता सर्वाधिक है तो पंजाब में है। धान की उत्पत्ति हुई है तो दक्षिण पूर्व एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो उत्तर प्रदेश का है। अगला मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा दोस्तों है, क्या है? अपर्णा है पत्ती विहीन प्रजाति। इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन कि क्या बताएं। बारानी द्वीप क्या है? तो धान से संबंधित दोस्तों बारानी द्वीप है, ठीक। देखिए द्वीप होगा तो पानी होगा, समझ में आया कि नहीं? तो पानी में ही धान होता है, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। अगला दिया है विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान तो द्वितीय। देखिए 2 बार पूछ लिया। संकर धान की सर्वाधिक लोकप्रिय है तो चीन में।
पूसा सुगंधा क्या है? तो धान की प्रजाति है। देश में 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है तो कर्नाटक। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो एमपी में होता है। भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय जो है एमएस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक दोस्तों। अगला है नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। अगला दिया वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन है तो यूपी में है 2022-23 में। अगला दिया ऑपरेशन फ्लड जो है सेकंड का संबंध है तो दुग्ध से ही होगा दोस्तों। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधित प्रस्तुति करता है तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1985 में होती है। अगला है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है तो 20 है दोस्तों। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम जो है परंतु प्रत्येक हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है तो पंजाब है। अगला क्वेश्चन है कि पीली पीत क्रांति से संबंधित है तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला दो दल वाली तिलहनी फसल है तो मूंगफली है दोस्तों। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की, किसकी है? गैम्बिया की है दोस्तों। अगला दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों तो कृषि है। ठीक, इसमें लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे दोस्तों टोटल। ठीक, यानी कम से कम 20 मतलब पेज हम कवर करने वाले हैं तो 1000 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। अगला हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई तो 7वें दशक के दौरान। देखिए अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या है? तो कृषि है दोस्तों। देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि गाँव किसे कहते हैं और शहर किसे कहते हैं। गाँव या नगर किसे कहते हैं? नगर या शहर बात कर ले, ठीक? या गाँव। देखिए दोस्तों जब प्राथमिक क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा जो है 70% जहाँ लोग लगे हैं प्राथमिक क्षेत्रों में, वो हमारा गाँव हो जाता है। क्योंकि गाँव में सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में लोग लगे रहते हैं। और जबकि शहरों में सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर है, इसमें 70 से 80% लोग लगे रहते हैं, ठीक? खेती यहाँ कम होती है। अगला दिया है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड सॉरी दोस्तों ट्रॉपिक स्थित है तो ये कहाँ है? हैदराबाद में है। उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है तो 24.5% है। अगला कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है तो वाणिज्यिक बैंक। अगला खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है तो 2004-5 में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है तो ऑक्सीजन की कमी। अगला है कि भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया तो कॉफी और चाय के उत्पाद के लिए। अगला नीली क्रांति वही मत्स्य पालन से है। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किया चौधरी चरण सिंह। रबी की फसल है तो सरसों है, आलू है, गेहूं है, मटर है। सरसों, आलू, गेहूं, मटर ये सारी रबी की है। ठीक, विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है तो दूसरा है। पहले पे चाइना ही होगा दोस्तों। पूसा सिंधु गंधा सिंधु गंगा प्रजाति किसकी है? तो जो है गेहूं की है। भारत में शाक भाजी अनुसंधान कहाँ है? बनारस में है। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है तो आंवला की है दोस्तों। ठीक, राज 3077 एक प्रजाति है तो किसकी है? गेहूं की है। पढ़िए छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। दोस्तों देखिए कैसे भी करके ये प्रजातियां आपको याद रखनी की पड़ेंगी। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने आना। आर ओ में एक क्वेश्चन आता है, पीसीएस में एक क्वेश्चन आएगा, दो आ जाए तो अलग बात है लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है ना, तो याद कर लीजिए दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, हरित लिखा हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है तो सनई है दोस्तों। सनई ढैंचा जो आप सुने होंगे, सनई वो लगा रहता है खेतों में, ढैंचा इसे कहते हैं। अगला कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है सरबती सोनारा। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, अरहर की है। गेहूं और राई के बीच संकर क्रॉस है तो ट्रेटिकल है। C4 पौधा है तो मक्का है दोस्तों। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है तो भारत है। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो एमपी का है। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा को कहा जाता है। एकमात्र चुकंदर से चीनी जो है तैयार करता है तो यूक्रेन दोस्तों। अगला मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पे है तो चाइना है। अगला आम की किस्म दशहरी यक्ष नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है तो आम्रपाली। अगला है बहार, एक प्रसिद्ध प्रजाति है तो अरहर की है। अगला भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है तो यूपी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है एनपीके तो 1:2:2 अनुपात। अगला दिया पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की है दोस्तों। केले का अधिकतम उत्पादन होता तो तमिलनाडु में होता है। भारत में गेहूं उत्पादन में
उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है तो 33% है। अगला है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है तो एमपी है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है तो भारत है दोस्तों। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो हुआ तो 1985 में। निर्यात हुई तो आम की पसंदीदा प्रजाति है तो अल्फांसो है दोस्तों। अगला देखिए कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है तो 18% है दोस्तों। 16.5% थी 2018-19 में, लेकिन हमें ये याद रखना 18%। एगमार्क एक्ट भारत में लागू हुआ तो 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। अगला है कि मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है वो क्या है? उपार्जन मूल्य। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है तो कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। अगला फसल बीमा एक अधिकार में है तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। अगला है अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है तो मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है तो चीनी को। ठीक, अगला है भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है तो पश्चिम बंगाल में। अगला है स्वपरागित फसल में संकर उगाई जाती है तो मटर में। अगला एक खरीफ की फसल है सोयाबीन यहाँ दिया है, चावल भी है दोस्तों, तो ये सब याद रखें। मूंगफली भी है हमारी। लिखा है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश दोस्तों। अगला है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, यानी जीविका किसी तरह चल जाए। लिखा विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर है। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है नागालैंड में। अगला दिया गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय से आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे-धीरे घटा है। लिखा कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है तो स्थायित्वहीन। अगला देश जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होता है तो शून्य होता है। लिखा सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है तो अति अल्पकालीन बाजार। तना देशों का स्रोत नहीं होता है कपास में। अगला है 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। वर्ष 2018-19 में तमिलनाडु बिहार को। अगला मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल है दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दोस्तों अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित? हरित क्रांति से, दुग्ध श्वेत से, मत्स्य पालन नीली से और उर्वरक भूरी क्रांति। गन्ना में रेड क्रॉट रोग हो, आप देखे होंगे गन्ने में जो है लाल लाल निकलता है जब आप छीलते होंगे उसे कभी कभी। धान में खैरा रोग होता है और अरहर में उकठा रोग होता है, बिल्ट आलू में झुलसा रोग है, लेट ब्लाइट। अगला अगर हम बात करें जिससे जिससे संबंधित है तो देखिए एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, एल के झा कराधान से हैं, वीजी कुरियन दुग्ध उत्पादन से हैं, मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान है तो घट रहा है, वर्तमान में भी दोस्तों घट रहा है दिन का दिन। कृषि लोग छोड़ना ही चाहते हैं दिन का दिन। कोई फायदा नहीं दोस्तों, कितने किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दोस्तों हर साल आपको नजर आएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, दो जो मतलब जो है उगाते हैं अनाज जिनसे पूरे देश का पेट भरता है दोस्तों, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। सस्ता चाहता है सब कुछ मैं खरीद लूं और क्या ही कहें, लेकिन ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, सरकार की नीतियाँ ही ऐसी कुछ हैं। अगला ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अन्य ऋतु या बेमौसमी में उत्पाद प्राप्त करना। अगला दिया उद्योग, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो विश्व का वह देश जो 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था तो कनाडा दोस्तों है। उत्पादन लड़ उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में। अगला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार है तो बिजली क्षेत्र का। भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया गया है तो सॉफ्टवेयर। अगला गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायता की। तो ये क्या है उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में जो है चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में। अगला दिया उद्योगों में लघु उद्योग, लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की तो आबिद हुसैन समिति ने। भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष है तो जीवी रामकृष्णा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण निराकरण में सहायता करने हेतु तो संयुक्त उद्योग बंधु है। अगला अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो विद्युत उद्योग में दोस्तों। अगला लघु उद्योगों की समस्या नहीं है तो हड़ताल एवं तालाबंदी।
अगला राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई है, तो उद्योगों के पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण है। अगला दिया एक त्वरित और स्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ग्रामीण उद्योग। अगला है सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ होता है, तो कब होता है, तो 1991-92। अगला है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था वर्ष 1948। आगे अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है, तो वैश्वीकरण की ओर। अगला VIFR संबंधित है, तो दुग्ध औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। अगला वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपकरणों के लिए निवेश की सीमा है, तो कितने हैं, 10 लाख रुपए है, वर्तमान में 1 करोड़। भारत में उद्यमियों हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार था, तो उद्योग अधिनियम 1951। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया, तो 1956 की औद्योगिक नीति में। अगला वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस के अंतर्गत जो है कितने उद्योग हैं, तो 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई, तो निर्यात उद्योग को प्रोन्नति के लिए नवरत्न का विचार संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। अगला है नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो MTNL। अगला दिया है विपणन संस्था है, तो सेल। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई जर्मनी में। मैंने बताया था केला मिलेगा मनी से, यानी जर्मनी। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है जमशेदपुर स्थित टिस्को। अगला दिया है भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है दोस्तों, तो निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। लिखा विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है, तो दोस्तों दूसरा है। अगला है एक तृतीय क्रियाकलाप भी है, तो विपणन है। 1903 में देखिए दोस्तों ये प्रथम भारत की चीनी मिल थी, ये प्रतापपुर देवरिया में थी। सॉरी दोस्तों, प्रतापपुर देवरिया में थी दोस्तों। कहाँ थी, प्रतापपुर देवरिया में थी। लिखा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापना तो कानपुर में हुई। अगला भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। अगला सिडबी की स्थापना की गई है, तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। अगला है 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में। अगला दिया हुआ है कि विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो कृषि निर्यात का संवर्धन। अगला फूट लूज उद्योग का उदाहरण है, तो सॉफ्टवेयर है। अगला है भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। अगला भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है, तो सूती वस्त्र है। अगला है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, तो फूलपुर यूपी में है। आगे अगर हम बात करें तो कार्वे जो समिति इसका गठन कब हुआ, ये सब लघु उद्योग से संबंधित है दोस्तों। ये है कार्वे समिति का गठन 1955 में होता है। आबिद हुसैन समिति का गठन 1995 में होता है। नायक समिति का गठन 1991 और एस कोहली समिति जो है ये 2000 में। भारत का जीडीपी के घटक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो खनन दोस्तों। अगला भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित है, तो केरल में। सेवा क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, सर्विस सेक्टर। भारत में घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान है, तो सेवाओं का है। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया, तो सेवा क्षेत्र में। अगला भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग होता है, तो सेवा क्षेत्र होता है। अगला वर्ष 2001-2005 के मध्य निरंतर बढ़ी है, तो सेवा सर्विसेज बढ़ी है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय सेक्टर का अंश बढ़ता है दोस्तों। अदृश्य निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, मतलब सेवाएं दिखती तो है नहीं तो उनका लेकिन हम निर्यात करते हैं। अगला वर्ष 2006-10 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही संचार में। 2008-9 में सबसे ज्यादा कहाँ थी, दिल्ली में सबसे ज्यादा योगदान था जीडीपी का। 2007-8 और 2008-9 भारत के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जक सेवा रही है, तो आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं। छठे वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी, तो वीएन कृष्णा। देखिए मैंने बताया था आपको कि पीसीएस ही है जो ये प्रीलिम्स इसका कठिन होता है क्योंकि ये पुराना पूछता है दोस्तों, जो चीजें हो चुकी हैं वो भी पूछता है, करंट तो पूछता ही है लेकिन अलग से भी पूछता है। परिवार संचार एवं होटल जो है सम्मिलित है सेवा क्षेत्र में। लिखा खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज। इंडियन ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो तेल विपणन में। अगला भारत के सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, तो खनिज एवं धातु व्यापार जो है निगम। लिखा तेल शोधक कारखाना दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो तातीपाका यानी आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, उसके बाद है लिखा है नागापट्टनम यानी तमिलनाडु है।
नुमालीगढ़ असम में है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है तो जल विद्युत है। एक आर्थिक और स्थापना नहीं है दोस्तों तो कोयले की खानें। अगला है विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है तो प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। लिखा भारत हाईवे इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया है तो विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। अगला परिवहन व संचार की अगर हम बात करें तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है तो उपकर है। अगला है यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी होती है तो चार्टर पार्टी। अगला दिया एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित है तो कांडला में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आयाम या सोशल डायमेंशन है। गरीबी और बेरोजगारी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है तो नीति आयोग के कार्यदल द्वारा। लिखा हुआ समिति जिसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया वो तेंदुलकर समिति है। अगला आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है तो कार्ल मार्क्स। यह कथन किसका? कार्ल मार्क्स का। अगला 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय है तो ये 2022-23 का है व्यवहार के सभी के लिए गरिमा। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। निर्धनता के प्रकार है तो देखिए एक सापेक्ष निर्धनता होती है एक निरपेक्ष होती है। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की गई 2016 में। वह योजना जो भारत सरकार के 100% वित्त पोषित है तो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी के तहत 2000 रुपये प्रत्येक महीने शायद आते हैं खाते में दोस्तों। प्रत्येक महीने नहीं आते हमें लगता है 2 महीने में आते हैं ना, ऐसे कुछ है दोस्तों जो भी हो। साल में हमें लगता है कि हाँ 2 महीने में आते हैं शायद। जो भी होगा दोस्तों हमें तो पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ तो है नहीं ये सब। लेकिन 2000 आते इतना मुझे पता है। देखिए लिखा है किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए है तो ये ऋण ब्याज में व्यापार योग। अगला है गरीबी मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया है तो 1997। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार उपभोग आंकड़ा है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा है तो नरकसे से। आगे अगर हम बात करें तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आंकलित किया है तेंदुलकर प्राविधि द्वारा 2011-12 यानी 21.9%। अगला है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की है तो इसकी अध्यक्षता की है तो सुरेश तेंदुलकर। अगला भारत में गरीबी का आकलन किया था तो लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। आगे अगर हम बात करें तो भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है वह है केरल। अगला दिया है 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि तो गिरावट आई है। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि है जो NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई है चालू मासिक स्तर। भारत में प्रचंड बेरोजगारी है तो कृषि क्षेत्र में है। छुपी हुई बेरोजगारी है पता नहीं चलता है दोस्तों। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी कह दो इसे या मतलब जो है देखिए प्रछन्न कह दो। दोस्तों इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए 1 बीघा खेत है तो इसमें मतलब 4 लोग काम करेंगे तब भी उतना उत्पादन होगा, 5 लोग करेंगे तब भी, 10 लोग करेंगे तब भी। तो अगर 20 लोग लगे हैं मान लीजिए 1 बीघे खेत में तो उत्पादन तो उतना ही होना है ना। तो जो दो जैसे 5 लोगों से उतना उत्पादन होगा 2 क्विंटल, 20 लोग होंगे तब भी 2 क्विंटल। तो दोस्तों 15 लोग फर्जी हैं कि नहीं लगे? तो ये लोग हट जाने चाहिए, यहाँ से हट के दूसरे कार्य करने चाहिए, तो वही हो जाएगा। अगला दिया है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जो है अंकित है तो जम्मू कश्मीर वर्तमान गोवा में। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत को इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 80%। असमानता घटाने वाला उपाय नहीं तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। राष्ट्रीय नवीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था तो सामाजिक सुरक्षा। अदृश्य बेरोजगारी समानता पाई जाती है तो प्राथमिक क्षेत्र में। अगर हम आगे बात करें तो कृषि संबंधी योजनाएं लिखा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है तो पेंशन व बीमा लाभ। लिखा है आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक के ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक तो 4 हैं। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फीड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया 2011-12। आगे अगर हम बात करें हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है उत्तर प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ हुआ
1998-99 में। लिखा कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ है 2003-4 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ है 1999-2000 में। लिखा मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध व वित्तीय व्यवस्था की गई है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला दिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज का कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है तो मोटे अनाज अब शामिल है। अगला वर्ष 1995 मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। अगला दिया है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007 में। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई 1995 में। अगला है कि मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है तो ये ठेकेदार। अगला है वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया तो ये 2005 और 6 में। अगला इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों में खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई। सॉरी दोस्तों यार ये पता नहीं क्यों हो रहा है। देखिए आरंभ की गई क्या लिखा लिखा है यहाँ देखिए आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो उपभोक्ता जो है उत्पादों में इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है तो औषधियां व प्रतिजैविकी। अगला दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तो ये तिलहन नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी योजना देखते हैं दोस्तों। लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है 2014 30 प्रति 1000 जीवित जन्म। अगला दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष 2005 है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में स्वजल धारा योजना निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य शौच स्वच्छता। अगला है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट सनराइज। अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 1952 ईस्वी में। अगला शिक्षा संबंधी योजना है एजुकेशन रिलेटेड स्कीम की अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है। साक्षर भारत मिशन 2009 का है। ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सर्व शिक्षा अभियान शामिल आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। महिला वृद्धि एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं जैसे महिला समृद्धि योजना है 1993। महिला स्वशक्ति योजना है 1998। महिला साम्राज्य योजना है 1989। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना है 2001। लिखा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। अगला है जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है स्वाधार योजना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं हैं तो जैसे की विलेज स्कीम यानी कुंजी ग्राम योजना ये 1952 की है दोस्तों। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये है 2 अक्टूबर 1952 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ये है तो ये है इसमें दोस्तों। अगला दिया प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण वही जो है ये जनवरी 1958 का है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ये है अप्रैल 1999। अगला है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो है अगर हम बात करें योजना प्रारंभ की गई 2003 की तो 2013 की दोस्तों। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में धन आवंटित किया गया है तो ये है 48,000 करोड़। अगला श्रम योगी मानधन योजना जो है संबंधित है तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से। ट्राइसेम योजना संबंधित है ग्रामीण युवा विकास से। अगर हम आगे बात करें मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में पुनर्नामित किया गया है तो 2021। अगला है भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया है तो ये 1999। अगला है सत्यमेव जयते पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। अगला है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना है तो ग्रामीण बैंकिंग से है। ठीक दोस्तों। अगला है स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई है 2010 ईस्वी में। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है तो 2015-2022। अगला है कि आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। अगला है राजीव आवास योजना का लक्ष्य है तो मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता कई बार पूछा गया दोस्तों। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य अति
गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन। अगला दिया है कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें ये सभी हैं, तो ध्येय है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना का। अगला प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना में सम्मिलित नहीं है, तो लघु उद्योग है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो JRY। अगला है ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया है 1948 में। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है, तो 1999 में। अगला ग्रामीण अवस्थापना कोष विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है, तो ग्रामीण उद्योग। अगला है JNNURM योजना के साथ संबद्ध नहीं है, तो हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना PMJY के प्रारंभ करने का उद्देश्य है मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। अगला दिया है JNNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना में सुधार से। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत ग्रामीण योजना का अंग नहीं है, तो ग्रामीण स्वच्छता। UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो सर्व शिक्षा अभियान है। भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है, तो विजन 2020। अगला क्वेश्चन दिया ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से प्रत्येक सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है सफाई का प्रबंध। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ग्रामीण आवास है, ग्रामीण सड़कें हैं एवं ग्रामीण विद्युतीकरण है। अगला है सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1993 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है, तो आश्रय बीमा योजना का। अगला क्वेश्चन है 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी, तो कितनी थी, तो 52.9%। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ है, तो अप्रैल 1999 में। अगला कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है, तो अप्रैल 2010 में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या 100 दिन। मनरेगा में वर्तमान में 150 दिन केवल आदिवासी क्षेत्रों में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये है 200 जिलों में लागू। इस तरह के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। लेखपाल में तो इतनी योजनाएं हैं दोस्तों, सब मतलब 25 में तो हमको लगता है 24 की 23 योजना ही थी। सोच लीजिए 25 क्वेश्चन में 23 योजना दोस्तों। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की योजना 1999 में। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य हैं। तो ये है जवाहर रोजगार योजना के। अगला है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास है। अगला है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है, तो आधार। अगला 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है, तो अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, तो ये क्या है सामाजिक वानिकी। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। अगला है ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था, तो IRDP ट्राइसेम और NREP। अगला है भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ग्रामीण चिकित्सालय दोस्तों। आगे हम बात की योजना देखते हैं, सन देखते हैं। लिखा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक योजना सुरक्षा योजना 2001 का है। देखिए ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वर्ण जयंती वाला दोस्तों। ग्रामीण शहरी ये सब देखिए, शहर में पहले लागू हुआ 97 में, फिर ग्राम में लागू हुआ 1999 में। ठीक, तो इस तरह याद रहेगा। लिखा ग्रामीण ग्राम्योदय योजना 2000 का है। तो ये तीन तो मैं कहता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ना याद होगा चलेगा, लेकिन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अलग अलग भी पूछेगा और अलग अलग पूछा भी गया है। देखिए अगला है योजना। देखिए यहाँ लिखा है स्वजल धारा योजना का संबंध है ग्रामीण जलापूर्ति से। हरियाली योजना का संबंध है वाटर सेट प्रबंधन से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यानी ग्रामीण स्वरोजगार। अगला है ग्राम सड़क यानी ग्रामीण संपर्क। आगे हम बात करें अल्पसंख्यक अनुसूचित अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी योजनाएं। लिखा वह योजना जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, तो ये नई उड़ान है। अगला एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। महत्वपूर्ण सूचकांक इंपोर्टेंट इंडेक्स देखते हैं।
आपको वर्तमान देखना है दोस्तों। देखिए, लिखा विश्व सामाजिक संगठन रिपोर्ट प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये तो नहीं बदलने वाला है। भूख वाला देखिए 2022 में 111वां स्थान है दोस्तों, 2023 में। अगला है लिखा है कि मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है, तो लंबी आयु हो, शैक्षिक योग्यता हो और जो है जीवन यापन का स्तर है। प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार सम्मिलित है लैंगिक असमानता सूचकांक में। देखिए, अगर हम बात करें विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड का है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है आईएमएफ। अगला है व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक, पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। आगे अगर हम बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रथम बार सम्मिलित किया गया है, तो EHDR 2010 वह समिति जिसमें मुद्रास्फीति के माप के लिए WPI थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना गया है, तो उर्जित पटेल समिति है। अगला है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े। लिखा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक अगर विकसित करता है तो मॉरिस डी मोरिस द्वारा। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभियान है, तो निफ्टी सूचकांक है। अगला मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित हुआ UNDP द्वारा। अगला आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, तो फसल सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण। आगे अगर हम बात करें तो मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है, तो केरल है दोस्तों। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो रोजगार का स्तर। अगला है मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं, शिशु मृत्यु दर। अगला HPI 2 मानव निर्धनता सूचकांक 2 में विचार जो है किया गया है, तो सामाजिक अपवर्जन का। अगला दिया है कि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2010-11। भारत में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे अगर हम बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार है तो विनिर्मित उत्पाद पर। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। UNDP का बहुआयामी निर्भरता सूचकांक बना 10 प्रत्ययों यानी इंडिकेटर से मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि एवं कुशलता में विकास। अगर अब आगे बात करें तो BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया गया उनकी संख्या 30 है। अगला है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों शेयर बाजार में इस समय 90 पैसे के मतलब एक शेयर थे, किसके? जियो के 90 पैसे के। अब देखिए जो लोग अभी मतलब खरीदे हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है वो कम से कम नहीं तो खरीदा है 10,000 के मतलब शेयर। तो ये जैसे शेयर 10,000 के खरीदे हैं, तो आने वाले समय में अगर ये सोच लीजिए कि ये 100 रुपए का अगर एक हो गया शेयर, आने वाले समय में होगा जरूर, महंगा होगा जरूर। अगर हो गया मान लीजिए 100, तो मतलब जैसे 10,000 मतलब 10,000 के अगर लिए होंगे, मान लीजिए 9,000 शेयर मिले होंगे, मान लीजिए एक मोटा मोटा अंदाजा, और 100 रुपए का होगा तो 100 से इसे गुणा कर लीजिए केवल, तो कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9 लाख रुपए के शेयर हो गए। कितने लिए? कितने के हैं? 10,000 के। हो जाएंगे कितने? 9 लाख के। आने वाले समय यानी 10 साल बाद, मान लीजिए 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, समझ में आया कि नहीं? और अभी देखिए बिटकॉइन जो है 17-18 के आसपास दोस्तों, एक मतलब शायद 1 रुपए में थी, ऐसे कुछ था, मतलब बहुत मतलब कम में थी। शायद 100 रुपए की एक थी क्या कि 10 रुपए का, ऐसे कुछ था। अब इस समय एक बिटकॉइन की कीमत है, एक शेयर 1 लाख रुपए का है। सोच लीजिए जो उस समय 10 लाख का ले लिया, अगर मान लीजिए 10,000 का कोई शेयर लिया होगा बिटकॉइन का, तो आज के समय देखिए एक शेयर केवल 1 लाख का है। समझ रहे हो ना? तो शेयर मार्केट का अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों ये मतलब हमेशा मतलब एक जैसा नहीं होता कि फायदा ही फायदा हो, कभी नुकसान भी होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, चलो ठीक हो, तो ऐसे बता दिया, ये हटा दीजिए। ठीक दोस्तों, ये देख लीजिए भारत की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है प्रति व्यक्ति आय का। सोच रहा हूँ मैं भी शेयर ले लूँ। 1,000 रुपए रखा हूँ, 1,000 मान लीजिए कितने शेयर मिल जाएंगे? 1,000 शेयर मिल जाएंगे ना, तो चलो लगा देता हूँ। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है जनसंख्या की वृद्धि दोस्तों। लिखा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। अगर हम देखते हैं दोस्तों आयात निर्यात की दशा एवं दिशा, देखिए विदेशी पूंजी में सम्मिलित है, तो विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण। देखा शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। अगला दिया अगर हम बात करें दोस्तों व्यापार की मात्रा को घटाता है आयात कर। अगला हुआ उद्देश्य जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जाता है, तो भुगतान संतुलन में स्थायी कमी को पूरा करने के लिए। आगे अगर हम बात करें साख पत्र दिया जाता है, तो एक आयातकर्ता द्वारा। अगला आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो इंडेंट
से। अगला है भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है तो ओईसीडी देशों के साथ, वर्तमान में उत्तर पूर्व एशिया। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें तो भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग या मूल्य प्राप्त होता है तो चीन से। देखा, भारत का 50% से अधिक आयात होता है तो एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों से भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है तो पेट्रोल और पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद। अगला है विदेशी व्यापार शेष में भारत का चालू खाते का व्यापार अधिक है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत में वर्तमान में मूल्य के देश से भारत का आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल और पेट्रोल के पदार्थ। अगला है भारत में चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी है दोस्तों। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी। अगला है कि भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल या खाद्य तेल। अगला है कि साख पत्र उत्पन्न तो एक आयातकर्ता द्वारा। कपड़े का सबसे बड़ा आयातक है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सामान्यतः निर्माण नहीं किया जाता है, मतलब निर्यात नहीं किया जाता। दाल दाल देखो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, विश्व में सबसे आगे है, उसके बाद फिर हमें मंगाना पड़ता है। अगला 2004-5 में भारत में निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा है तो ये विनिर्मित वस्तु का। भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है तो जूट उत्पाद। अगला है कि ईसीजी संबंधित है तो निर्माण सॉरी निर्यात वित्तीय एवं बीमा से। अगला है भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है तो पेट्रोलियम उत्पाद है 14.1%। मोती मूल्यवान अर्ध मूल्यवान पत्थर है। ड्रग फार्मूलेशन है, जैविक पदार्थ है। अगला है भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई और चीन, हांगकांग। अगला है आदर्श निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर या शुल्क। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है तो निर्यात जो है साख एवं गारंटी निगम। भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंश है 15%। अगला विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिक प्रभावी है 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है वर्ष 2005 में। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग है 1%। ठीक, वर्तमान में बढ़ गया दोस्तों। लिखा है विश्व आर्थिक ये यार आज बहुत हो रहा है, दिमाग खराब की। एक सेकंड दोस्तों। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है कि ये जो है यहाँ ना जो टच होता है बस हो जाता है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि भारत में विश्व आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित होती है तो अप्रैल 2000 में। अगला सेज का उद्देश्य है तो निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जित करना एवं भुगतान संतुलन धनात्मक करना। अगला सुपर 301 संबंधित है तो मुक्त व्यापार में अवरोध से। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात का उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है तो सुपर 301 है। अगला है सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। अगला है एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तो यूएसए। अगला है कि भारत के कुल व्यापार में चीन का अंशदान धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा हिस्सा था तो यूएई का था, वर्तमान में अमेरिका। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे होते हैं और निर्यात सस्ते। अगला है कि निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया सूरत में। भारतीय पेटेंट लागू हुआ 1972। अगला इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है तो यह है मेन इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकित लेबल बनाना। भारत में आयात नहीं किया जाता खनिज लौह का। अगला है भुगतान संतुलन। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट, यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उस देश की सहायता करने वाला संस्थान है आईएमएफ। व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ प्रभाव वस्तु का शुद्ध व्यापार। अगला एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है तो भुगतान संतुलन के। अगर भुगतान संतुलन में निहित होता है तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार एवं भुगतान संतुलन शब्द है तो आयात निर्यात के संबंध में भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। लिखा है कि विदेशी निवेश एवं ऋण। अगर हम बात करें व्यापार सुविधा समझौता टीएफए प्रस्तावित किया गया विश्व व्यापार संगठन द्वारा। हाल ही में वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने की सहायता मिली है जीवन बीमा, व्यवसाय, बैंकिंग व ऑटोमोबाइल क्षेत्र में।
भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक होता है तो मॉरिशस से, वर्तमान में सिंगापुर। अगला है भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हैं वह निम्न क्षेत्रों में है, तो ये पर्यटन है, चिकित्सा संरक्षण है, परिधान व चमड़े का सामान। गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया गया है तो सेवा क्षेत्र। अगला है कि भारत के संचयी एफडीआई अंतर प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सा है तो मॉरिशस का है दोस्तों, वर्तमान में सिंगापुर। अगला भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है तो विदेशी मुद्रा का। सितंबर 2019 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण है तो 563.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2023 में होगा 600। अगला है भारत सरकार ने FIIR फेरा को प्रतिस्थापित किया तो फेमा से। अगला भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति को जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ 1994। लिखा है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन वह व्यापार खंड जिसमें भारत एक सहयोगी सदस्य है, आसियान का वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं, म्यांमार। पुनर् देखिए लिखा पुनर्वित्तीय संस्था है नाबार्ड। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। लिखा विश्व बैंक वह बैंक जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है वो नाबार्ड है। उरुग्वे दौर संबंधित है तो WTO से। अगला दिया स्थापना के वर्ष अनुसार बढ़ते हुए क्रम में LIC 56 में हुई, UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक, तो ये है 1963। इडबी 1964, सेबी 1988, अधिनियम 1992 का। अगला दिया है कि भारत, ब्राजील, चीन व अन्य विकासशील देशों में विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए एक समूह है तो ये G77 है, G77। अगला है G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है। ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गैट, सदस्यों द्वारा स्थापित जो है एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अगला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, तात्पर्य गैट से है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। हाल ही में 164वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ अफगानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, डंकल का नाम संबंधित है गैट से। आगे अगर हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है तो डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां। अगला है कापार्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। अगला है कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास संस्थान के अधीन। इरडा नियम जो है नियमन करती है बीमा कंपनियों का। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है पत्र स्वर्ण। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है म्यांमार। विश्व व्यापार का संवर्धन करता है तो ECGC, MMTC एंड STC। अगला है सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया गया है तो राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है तो आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए विदेशी निगम शामिल होते हैं तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। G15 संसार के विकासशील देशों की एक संस्था। अगला है यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है तो ये कौन सी है, यूरोपीय संघ के केवल 19 देशों की। अगला है निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। अगला है बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में। अगला क्वेश्चन दिया हो दोस्तों कि जो है भारतीय पूंजी व्यापार में घोटालों के पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की है। सेबी की निर्यात, वित्तीय एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है तो ECGC। अगला अपनी आयात का लाभ लघु विनिवेशकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिसमें औद्योगिक विकास का संवर्धन हो एवं लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी कार्य हैं। अगला है यूनियन ट्रस्ट, मतलब भारतीय यूनिट ट्रस्ट के, ठीक दोस्तों। तो यहीं पे हमारा ये जो है इकोनॉमी इंडियन समाप्त होता है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करंट पे पढ़नी पड़ेंगी, ठीक दोस्तों। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी करंट वाली थी मैंने हटा दी हैं, कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, कुछ करंट से रिलेट करना पड़ेगा। हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो, अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। PCS में 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, RO में भी 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई कहा नहीं जा सकता 10 भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़े करंट से होंगे, थोड़े ऐसे नॉर्मल होंगे, ठीक दोस्तों। तो कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे GDP है,
और राष्ट्रीय आय है या हमारा जो है जो पंचवर्षीय योजना थी, उनसे रिलेटेड है, क्रांति मतलब हरित क्रांति या ये मतलब क्रांतियाँ जो जितनी भी हमारी हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे हमारी जो है ये फसल की जो प्रजातियाँ हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ पढ़ने का तरीका होता है, एक स्मार्ट होता है, एक है जो मन आए सो पढ़ो। तो एक स्मार्ट तरीका अपनाओ, पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन नहीं सही करने हैं या 150 के 150 नहीं करने हैं। दोस्तों ऐसे टॉपिक ज़रूर होंगे हर एग्ज़ाम के 200-300 टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए 300 टॉपिक है और वहाँ से आप पढ़ें 300 टॉपिक, वहाँ से अगर आपको हम कहते हैं 20 नहीं 70 मतलब सॉरी 20 कह रहा हूँ, 70 से 80 क्वेश्चन अगर वहाँ से मिल गए, तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा ना। और यकीन मानिए मतलब अगर 200-300 टॉपिक नोट करेंगे, वहाँ से आपको 70 क्वेश्चन कम से कम मिल ही जाएँगे। अगर आप मतलब स्मार्ट स्टडी करेंगे तब दोस्तों। मैंने तो ऐसा किया है और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है दोस्तों। आरओ-आरओ में अब की ही बार मैंने किया था। लगभग 80 क्वेश्चन के आस-पास मेरे सही थे। मतलब जीएस की बता रहा हूँ इतना कठिन था क्योंकि मैंने नोट कर लिया था। जैसे जनजातियाँ हैं, तो विश्व की जनजाति है, भारत की जनजाति है। तो जो क्वेश्चन आएगा तो विश्व का आएगा या तो भारत का आएगा। हमें पता था वो पहली बार और जो कृषि जैसे स्थानांतरित कृषि है, तो वो विश्व की कृषि आई थी दोस्तों। 4 थे, मिलान करना था कौन-कौन से सही है, कौन गलत। मुझे चारों पता थे, तो मैंने खटाक से कर लिया। तो देखिए, ये अगर मैं स्मार्ट अप्रोच ना रखता शायद तो मैं वहाँ तक ना पहुँचता दोस्तों। तो ये आपको करना पड़ेगा तभी जाके आपके पास हर चीज़ होगा दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।